नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बात पाकिस्तान की आज करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। वो राहिल शरीफ की जगह लेंगे। बाजवा ने आज अपना पदभार संभाल लिया और कहा कि उम्मीद ये करते हैं कि भारत के साथ सीमा पर हालात में सुधार होगा। हालांकि अपना पद छोड़ रहे राहिल शरीफ जाते जाते भी भारत को चेताने वाले अंदाज में बयान दे गए। बाजवा को पीओके मामलों का जानकार भी माना जाता है और कुछ जानकारों का ये कहना है कि उनका रुझान लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ है। लेकिन अहम बात इस सब के बीच ये है कि क्या नए सेना अध्यक्ष के चुनाव के साथ पाकिस्तान का रवैया बदलेगा भारत की तरफ, और साथ ही वहाँ सरकार और सेना के बीच जो संतुलन है क्या वो बेहतर होगा, क्या वो सरकार की दिशा में भारी होता नजर आएगा। ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या कुछ बदलेगा सेना अध्यक्ष के बदल जाने से, और साथ ही कोशिश करेंगे कि नगरोटा जो मामला चल रहा है आज, इसमें हमारे कई सैनिकों की जो है मौत हुई है, उस मामले में भी देखने की कोशिश करें कि आखिर आज के दिन का क्या महत्व है, क्यों आज का दिन ही आतंकवादियों ने चुना है। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। राना बनर्जी हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट, भारत पाक मामलों के जानकार माने जाते हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद मौजूद हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय भारद्वाज मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं साउथ एशियन स्टडीज़ JNU में, और साथ ही संजय कपूर हैं, एडिटर हैं हार्ड न्यूज़ मैगज़ीन के और विदेश मामलों की जानकारी रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राना बनर्जी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ मैं कि अगर नगरोटा मामला देखें सबसे पहले, तो आज ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ काफ़ी प्रिडिक्टेबल माना जा सकता है कि आज जो है वो नए सेनाध्यक्ष जो है अपना पदभार संभाल रहे थे, दूसरे जा रहे थे। आपको क्या अहमियत नज़र आती है, ये टाइमिंग इस मामले में क्यों अहम है? वैसे तो मैं कोई संपर्क इसमें नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन सनसनीखेज मीडिया के दृष्टिकोण से सांकेतिक या प्रतीकात्मक माना जा सकता है। क्या होता है कि जो आतंकवादी पहले से घुस आए होते हैं वो भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, तो उनको भी ये एक जानकारी होती है कि आज कुछ करना चाहिए, तो शायद इस तरह की बात होती हो। लेकिन कोई तयशुदा बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हमें संपर्क देखना चाहिए। अगर विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखा जाए, संतुलित विश्लेषण के दृष्टिकोण से, तो इसमें संपर्क नहीं देखना चाहिए। और इतना प्रिसाइसली आज ही के दिन इस तरह से हमला कर पाना शायद मुश्किल भी हो सकता था। नहीं, हमले क्योंकि तो प्लानिंग तो शायद बहुत दिनों तक करते होंगे। और ये जो ऋतु है इस टाइम पर इसी इलाके में आमतौर पे हमलों की आशंका रहती है। इसके लिए हमें सतर्कता अपनी बढ़ानी चाहिए, और कुछ संकेत भी थे या इंटेलिजेंस भी थी, तो जो सतर्कता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा ये हमला खुदकुश हमला है, एक तरह का पैटर्न क्या आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अपने आप में अलग मामला है? किस तरह से आप देखना चाहेंगे खुदकुश हमला? देखिए, अभी जो कहा जाता है कि अभी घुसपैठ बढ़ गई है, तो करीब 200 लोग आ गए हैं वैली में या JNK में, तो ये कुछ ना कुछ तो ये करना चाहेंगे। अगले 2-3 महीने में इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी होती रहेंगी। इसके लिए हमारी तैयारी और ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल, इसको रोकने के लिए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, ये बताइए अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, खासकर कि इस बात के मद्देनज़र कि आज जो है वो सेना अध्यक्ष को, नए सेना अध्यक्ष को पदभार संभालना था और आज ही के दिन इस तरह की घटना हुई। फिलहाल राना बनर्जी ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें संपर्क या रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों घटनाओं के बीच। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या उरी हमलों के बाद से लगातार जो उथल पुथल, लगातार जो जान और माल का नुकसान दोनों तरफ हो रहा है सीमा के, फिलहाल आज उसी कड़ी में जो घटना हुई है, जो जान का नुकसान हुआ है भारत की तरफ, आप उसे किस तरह से देखना चाहते हैं? देखिए, मैं काफ़ी हद तक बनर्जी साहब से सहमत हूँ। मैं आर्मी चीफ की बदली से इसको डायरेक्टली जोड़ना नहीं चाहता जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा कि दोनों चीफ, जो पुराने शरीफ साहब थे और जो नए बाजवा साहब आए हैं, इनकी रणनीति में कोई ख़ास तब्दीली तो होने वाली है नहीं और ना होगी। लेकिन इस समय इसको मैं ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो तंजीम्स हैं, टेररिस्ट तंजीम्स हैं जो भारत के ऊपर आक्रमण कर रही हैं, LET, जैश-ए-मोहम्मद वगैरह, उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने अवश्य ये मैसेज पास किया होगा अपने कार्डर्स को, जो कि भारत के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे बनर्जी साहब ने कहा 200 लोग बैठे हुए हैं, ये सब स्लीपर हाउसेज में बैठे हुए हैं। लॉजिस्टिक जो बेसिस इनकी बनी हुई हैं, जहाँ इनके सपोर्टर्स रहते हैं, जहाँ इनके सेफ हाउसेज हैं, उनमें ये लोग बैठे हुए हैं और एक अपॉर्चुन टाइम ढूंढते हैं, एक अपॉर्चुन टारगेट ढूंढते हैं। तो ये अवश्य हो सकता है कि जो इनके लीडर हैं उन्होंने ये कहा हो अपने कार्डर्स से, जो भारत के अंदर प्रेजेंट हैं, नगरोटा के आसपास प्रेजेंट थे, कि आप आज कुछ कीजिए जिससे कुछ मैसेज जाए इंडिया के पास
और हमारे खास मोर देन इंडिया हमारे नए चीफ साहब को ये मैसेज जाए कि हम आज भी आपके साथ लगे हुए हैं, आपकी केवल मदद चाहिए हमें, आपकी केवल हमें ट्रेनिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, हथियार एमिनेशन चाहिए। हम आपके साथ जो आपकी नेशनल स्ट्रैटेजी है, जो आपकी स्टेट स्ट्रैटेजी है, उसके साथ मिलकर चलेंगे, आपका योगदान करेंगे। और इसलिए हम आज अटैक करके आपको दिखा रहे हैं। इट इज़ लाइक अ सैल्यूटेशन टू द न्यू आर्मी चीफ, काइंड ऑफ वेलकमिंग हिम, सेइंग कि जी आपका हम जो आप कहेंगे उसी तरह से चलता रहेगा, आप इसमें तब्दीली करने की न सोचें। तो एक तो ये इसका पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू जो आपने और कहा कि उरी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद एक किस्म से कुछ पैरालिसिस हो गया पाकिस्तान के अंदर कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। तो एक ही उनके पास कोर्स ऑफ एक्शन था कि वो स्मॉल टेररिस्ट इंसिडेंट्स करते रहें, जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने में वो कश्मीर में हर ऑल्टरनेट डे में, हर डे में कर रहे हैं, और जिस तरह से सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, सैकड़ों में हो चुके हैं। तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये आज उधमपुर में हुआ। अब उधमपुर में क्यों हुआ? उधमपुर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द मिलिट्री, ये सब जानते हैं। यह हमारा एक कोर हेडक्वार्टर है, लेकिन इस कोर हेडक्वार्टर के बिल्कुल सेंटर से नेशनल हाईवे पास होती है। तो उसमें तो कितने अनगिनत गाड़ियां जाती हैं, अनगिनत लोग जाते हैं, हर एक आदमी को रोकना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय ये पहले से आके बैठे, इन्होंने रेकी कर ली। सुबह 5 बजे के समय शायद सबका गार्ड कुछ हद तक डाउन होता है। उन्होंने ये समझा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने एक टारगेट देखा कि जी ऑफिसर मेस एक अच्छा टारगेट है, उसके ऊपर जाकर हमला किया जाए। दिस इज ऑल आफ्टर गुड रिकॉनेसेंस। बिल्कुल। सो मैं इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं देख रहा, ऐसे होता है और होएगा। लेकिन दुख की बात इस समय ये है, और मैं बहुत दुख से ये कहता हूं कि आज हमारे 2 अफसर और 5 जवान मारे गए, जिस तरह से टेलीविजन पर रिपोर्टें आ रही हैं। इसको सुन के बहुत दुख होता है। और लगातार देखिए आज की तारीख में भी हमारे जवान पटका लेके, पटका पहन के ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पास बुलेट प्रूफ हेलमेट नहीं है। हमारे जवान और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेस्ट के जी हाँ, जनरल प्रसाद, मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाना चाहती हूँ। और इसमें हमारा हथियार भी जो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और राष्ट्रवाद की इस पूरी पुकार के बीच जो बुनियादी जरूरतें हैं जवानों की, बिल्कुल राष्ट्रवाद की पूरी पुकार के बीच जो बुनियादी जवानों की ज़रूरतें हैं, जो शायद उनके जो मुश्किल जीवन है पहले से ही, उसको शायद थोड़ा कम मुश्किल बना पाए, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पुकार हमें ज़रूर नज़र आती है, नारेबाजी ज़रूर नज़र आती है हमें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये बताइए फिलहाल कि अभी नए सेनाध्यक्ष का अगर हम जिक्र कर लें, और ये बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के पैमाने से देखा जाए तो वो एक लिबरल माने जाते हैं, उदारवादी माने जाते हैं। क्या भारत उन्हें उदारवादी सेनाध्यक्ष के तौर पर देख सकता है? देखिए, अगर सेना अध्यक्ष के बदलने से अगर पाकिस्तान की नीति बदलती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे कहीं नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सेना की, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो न्यूक्लियर इशू हो, या चाहे भारत का और कश्मीर का मुद्दा हो, एक एकाकी पॉलिसी रहती है। और मुझे कहीं नहीं लग रहा कि जिस तरीके से किसी व्यक्ति के बदल जाने से आपको लगता है नीति नहीं बदलेगी, व्यक्ति आधारित नहीं है। जिस तरीके से भारत के जो मीडिया में लिखा गया कि वो प्रो डेमोक्रेटिक लीडर है, उस तरीके का, वो मुझे कहीं नहीं लगता है। वो अपनी नीति को नियमित रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी का जो सर्वाइवल है, वो जो उनका लो इंटेंसिटी वॉर है या प्रॉक्सी वॉर है, उसी के आधार पे है। उनका अपना वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है या व्यक्ति है, उनसे अपना एक नेक्सेस है, और उसी में ही एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं वो कि, और वो अपनी नीतियों को भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान से या कश्मीर मुद्दे के आधार पे। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज, आतंकवादी भी तो अलग अलग हैं। वो जो सेना जिनको समर्थन करती है वो अलग आतंकवादी हैं, सरकार जिनको समर्थन कर रही है वो अलग तरह के आतंकवादी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जो सेना जिनको समर्थन कर रही है वो आतंकवादी बेसिकली वही अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इनका जो आप देखो, दो तीन बातें हैं। अगर आप पाकिस्तान को आप इंटरनली देखते हैं या भारत के संदर्भ में देखते हैं तो किसी तरीके का पैरिटी नहीं है, ना साइज़ का है, ना मिलिट्री का है, ना इकोनॉमी का है। और ये पाकिस्तान की आर्मी बखूबी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार समझती है कि किसी तरीके से बराबरी नहीं की जा सकती। तो वो बेसिकली वहाँ का पर्टिकुलरली जो मिडिल लेवल का मिलिट्री ऑफिसर्स है, चाहे वो ब्रिगेडियर, मेजर लेवल का, उनमें एक पॉपुलर आइडियोलॉजी है कि हम अपने आप को मजबूत रखने के लिए या अपने आप को पाकिस्तान में एक अहम भूमिका में रखने के लिए हमारे पास ये लो इंटेंसिटी वॉर और एक प्रॉक्सी वॉर, एक रॉग स्टेट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। एक पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, मुझे 2 बात लगती है। देखिए,
पहले कि ये बात ठीक है कि आतंकवादी यहाँ है, जितने भी हैं वो अपने अपने उस मिशन पे हैं, कश्मीर में है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो सेना अध्यक्ष आज बदला है उससे लिंक है। जिस तरीके से राहिल शरीफ ने एक भाषण दिया है कि हमारा पेशेंस को आप हमारी कमज़ोरी ना समझ लेना, ये एक मैसेज है कि कमज़ोरी ना समझ लेना। और मुझे लग रहा है कहीं ना कोई एक लिंक है कि ये एक आतंकवादी एक अंजाम दिया गया, तो मैं इसको जोड़ के देख रहा हूँ। जी ठीक है। संजय कपूर, ये बताइए, फ़िलहाल आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि फ़िलहाल इनकी छवि की क्या कोई अहमियत है कि अगर पाकिस्तान में इनको उदारवादी के तौर पे माना जाता है, या एक ऐसे व्यक्ति जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, या फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट को थोड़ा वज़न दे सकते हैं, या कि पूरा पलड़ा जो है ताकत का उनके फेवर में ना रहे, क्या भारत इस तरह से देख सकता है, या वाकई ये पॉलिसी का मामला है, ये व्यक्ति का नहीं है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री चुनाव करता है आर्मी चीफ का, और मुल्कों में ऐसी बात नहीं होती। हिंदुस्तान के अंदर भी एक हायरार्की बनी हुई है, उसके हिसाब से ना आदमी अपॉइंट होता है, काफ़ी कम डिविएशन होता है। पर वहाँ पर प्रधानमंत्री ने चुनाव करा ऐसा आदमी जो कि उनको मजबूत करे, और आपको उसको संदर्भ में देखना चाहिए जब डॉन की खबर आई थी सिरिल अल्मीडा की, किस तरीके से जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर थोड़ा बहुत मतभेद हुआ, परंतु उसकी जो खबर की जो विश्वसनीयता है उस पर किसी ने शक नहीं किया। तो वहाँ पे कुछ हद तक टकराव काफ़ी समय से चल रहा है, पर नवाज़ शरीफ अपना वहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। और इससे पहले कि जब इनका चुनाव हुआ था, ये भी बात था कि वहाँ पे करीब 4 कोर कमांडर्स पे उनका कंट्रोल है, और वो अपनी कम से कम बात मान लेंगे कि कौन सा आदमी बने। बाजवा साहब के बारे में ये है कि वो डेमोक्रेटिक हैं, और हमारे जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे उन्होंने उनकी तारीफ़ भी करी, कहा है कि प्रोफेशनल सोल्जर हैं और उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, और वो कोशिश नहीं करेंगे कि अपने रोल के बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान में होती है कि वहाँ पर मिलिट्री कू हो जाता है, और जहाँ पे थोड़ी बहुत भी डिफरेंसेस होते हैं तो आर्मी तकरीबन है ना सिविलियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने लगती है। मुशर्रफ ने जो किया नवाज शरीफ के साथ, मुशर्रफ अपॉइंट करा, यहाँ पे राहिल शरीफ साहब को भी इन्होंने अपॉइंट किया था, पर काफ़ी कुछ समय के बाद आपने देखा कि रावलपिंडी में ना कैबिनेट मीटिंग होना चालू हो गई थी। जब नवाज शरीफ साहब अपना ऑपरेशन कराने गए थे तो पूरी जो कैबिनेट थी वो आर्मी हेडक्वार्टर पे जाके उनसे बात करती थी। तो वो प्रोसेस अभी तक सेटल नहीं हुआ है, पर बाजवा साहब के आने से ये उम्मीद करी जाती है कि थोड़ी स्थिति है ना नवाज शरीफ की मजबूत होगी। पर हम ये नहीं कह रहे कि उनकी नीति हिंदुस्तान की तरफ है ना बदलाव आएगा, क्योंकि जिस तरीके से बमबारी चल रही है, वही समझने की कोशिश करूंगी कि संतुलन जो है वो वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी का क्या वो बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है, जो शायद भारत के फेवर में ही हो कि ज्यादा संतुलन जो है वो आर्मी के अंदर है ना। अभी भी जो इंटरनल डायनेमिक्स है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि अब अफगान पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, जो तमाम चीज़ें उसके अंदर उसकी अपनी डायनेमिक्स है, वो बदलाव इतनी जल्दी से नहीं होगा जब तक जो कई सारी उसमें तंजीम है उनका इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी इस्लामाइज हो चुकी हैं। एक ज़माने में उनको दाढ़ी बढ़ाने का अलाउंस दिया जाता था जो कि ISI में काम करते थे, तो उसको किस तरीके से आप डिसंगेज करेंगे, उनकी सोच और तमाम चीज़ें, तो वो सब। राना मैम जी बताइए फिलहाल कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, फिलहाल खासकर ये जो नई नियुक्ति हुई है सेनाध्यक्ष की, आप क्या वाकई इसे बहुत महत्व देना चाहेंगे? भारतीय अखबारों में भी बहुत प्रमुखता से छपा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जिस बिंदु पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि जो अंदरूनी आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान की, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने जा रहे हैं बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा इंडिया स्पेसिफिक जो है पॉलिसी बनाएंगे नए सेनाध्यक्ष। देखिए, ये सारी अटकेलियां हैं, अभी बहुत जल्दी है कुछ कह पाना, तो हमको देखना होगा बहुत बारीकी से कि क्या होने वाला है। जो नए अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले तो वो अपने विश्वसनीय अफसरों को अपने साथ लाएंगे। जो की पोजीशंस हैं, जैसे DGISI की पोजीशन है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की पोजीशन है, ये सारी अब खाली होंगी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पोजीशन खाली हो गई है, तो वो किसको लाते हैं और उनकी क्या एक्सपीरियंस रही है हर जगह पे, तो ये सारी चीज़ों से कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे कि क्या होने वाला है। उसके पहले कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आम तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारत नीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला। जो ये चुनाव हुआ है, इसमें कोशिश शायद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने की है कि ऐसे आदमी को चुना जाए जिसके बारे में ये न कहा जाए कि ये अनभिज्ञ हैं, या ऐसे हैं जिनके बारे में शायद उनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए, नीतियों में कुछ खुद सिद्धांत ले पाएँ। तो इस उम्मीद से उन्होंने जो नंबर 4 पे थे उनको लिया,
बनिस्बत की 2 नंबर या 3 नंबर पे जो और उनका ज़्यादा POK काबिल भी का लोग थे। जानकार माना जाना किसका क्या महत्व है? जानकार इस इलाके में वो रहे हैं, सारी अपनी सैनिक जीवन में पूरे कश्मीर के इलाके में ही उन्होंने काम किया है। तो इसको देखने से और कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई इनको क्यों लिया। तो नहीं तो क्या ये जाहिर करता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दरअसल इंडिया स्पेसिफिक एक सेनाध्यक्ष ढूंढ रहे थे जिनको मालूमात दरअसल बॉर्डरिंग इलाके की POK नहीं, की वो होगी? नहीं है। वो सिर्फ जाहिर यही करता है कि नवाज शरीफ साहब ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिनके साथ उनके बर्ताव में उनको कुछ स्पेस मिल जाए सिद्धांतों में कंट्रीब्यूशन करने का। लेकिन क्या होता है, आमतौर पे पाकिस्तान में जो भी सेनाध्यक्ष बनता है उसको इतनी पावर मिल जाती है कि फिर वो अपना ही आदमी बन जाता है, फिर वो और किसी का आदमी नहीं होता है। बिल्कुल। यही चीज़ रहील के साथ हुई थी। और अब देखना यह है कि आत्म प्रक्षेपण ये कितना करते हैं। रहील ने बहुत ज़्यादा किया अपना, और ये इनके बारे में कहा जाता है कि लो प्रोफाइल के आदमी हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा, अभी बहुत जल्दी है। तो ये उनको अहमियत मिली इस बात से, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर बहुत हैरानी हाँ, है उसमें कि बहुत इतने लिखा जा लो रहा है। प्रोफाइल आदमी को जो हाँ, है वो चुना गया है। वो भी लो आपने कहा प्रोफाइल चौथे आदमी नंबर। हैं, और जाहिर है कि जो इंटरनल थ्रेट है टेररिज्म का, ये तो अभी अधूरा काम है इनका, ज़रबे अज़ब वाला पूरा तो हुआ नहीं है। तो इस पे इनको तवज्जो तो देनी पड़ेगी। जी नहीं, अगर देखिए जो आंतरिक वस्तु स्थिति देखते हैं ना, 2-3 बातें हैं जो इन बाजवा साहब से जुड़ी हुई है। पहली बात तो कि नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं पंजाब में, उनसे ये नज़दीक से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जिस तरीके से जो शरीफ पहले वाले जो आर्मी चीफ थे, एक तरीके से इमरान खान को प्रमोट करके जिस तरीके का एक प्रेशर नवाज शरीफ पे क्रिएट किया जा रहा था, उससे उनको राहत मिलेगी। तीसरी बात यह है कि कम से कम जो नए आर्मी चीफ हैं, इनको 1 साल तक ये अपना काम समझेंगे, देखेंगे किस तरीके का स्ट्रेटेजी बनाया जाए, किस तरीके से, उसमें भी नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। और चौथी बात, जो पाकिस्तान की सरकार जूझ रही है, लड़ रही है, जो आंतरिक आतंकवाद है, और जिस तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं बलूचिस्तान में ट्राइबल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान के अंदर भी एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान के लिए घातक है, तो इनके आने से नवाज शरीफ की सरकार और नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर भारत के प्रति नीति हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रति नीति में कहीं कोई किसी तरीके का बदलाव जनरल आएगा। प्रसाद, ये बताइए, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि जिनको बताया जा रहा है कि ये उदारवादी हैं, इसके अलावा लोकतांत्रिक भावना वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने ये भी कहा पहली बार, जिसको शायद पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहा कि किस तरह से ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ऐसे स्तर पर हो, तब ये कहा जाए कि हमारे जो अंदरूनी जो आतंकवाद है वो दरअसल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ज़्यादा घातक है किसी भी दूसरी चीज़ के मुकाबले। क्या आपको लगता है कि भारत को कुछ भी बेहतर देखने की इजाज़त है इस सब के दौरान? देखिए, पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो नए आर्मी चीफ बाजवा साहब बने हैं वो एक बड़े सॉलिड प्रोफेशनल जनरल हैं। उन्होंने काफ़ी अरसा नौकरी कश्मीर में की है। वो 10 कोर कमांडर रह चुके हैं, FCNA के कमांडर रह चुके हैं, इंटरनेशनल फोरम में यानी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में उन्होंने नौकरी की है, काफ़ी तजुर्बेदार हैं। सो दिस मस्ट बी ग्रांटेड कि ही इज़ अ फर्स्ट रेट मिलिट्री जनरल। दूसरी बात यह है कि देखिए, स्टेट क्राफ्ट को समझने के लिए द आर्ट ऑफ डेवलपिंग स्टेट क्राफ्ट ये समय लेता है। ये सब कोर कमांडर्स हैं, फ्रंट लाइन मिलिट्री सोल्जर्स हैं। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी में फ्रंट लाइन मिलिट्री सोल्जर्स जैसे कोर कमांडर्स हैं, इन्हें काफ़ी हद तक पॉलिटिकल एक्सपोजर होता है। लेकिन जब वो इस सीट पर बैठते हैं, जब वो आर्मी चीफ के ओहदे पर बैठते हैं, जब वो न्यूक्लियर बटन कंट्रोल करते हैं, जब वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करते हैं और कुछ समय में वो स्टेट क्राफ्ट सीखते हैं, तो उनकी जो पोजीशन है वो दिन पे दिन बदलती जाती है। अब क्यों बदलती है? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का ये पॉलिसी रही है, उनकी स्टेट का ये वेपन रहा है कि भारत के संग हम कन्वेंशनल लड़ाई तो करना नहीं चाहते, क्योंकि बांग्लादेश में एक दफ़ा हम पिट चुके हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के जनरल वॉर करना नहीं चाहते, तो उन्होंने ये सोचा ज़िया-उल हक साहब के समय से कि भारत के ऊपर टेररिज्म थोपा जाए और इससे 1000 कट्स करे जाएं। तो वही इनकी पॉलिसी रहेगी। अगर इनकी, जैसे पहले भी एक स्पीकर ने कहा कि अगर भारत के संग मित्रता हो जाती है, नवाज शरीफ भारत के संग मित्रता कर लेते हैं, तो आर्मी की प्री एमिनेंस ख़त्म हो जाएगी। आर्मी का वही हाल हो जाएगा जैसे बाकी डेमोक्रेसीज में होता है, दे आर सबसर्विएंट टू द सिविल गवर्नमेंट। लेकिन इस समय जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की पोजीशन है,
चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो अमेरिका जाके वहाँ से बात करें, चाहे वो चाइना जाके बात करें, हथियार की नेगोशिएशन करें, पीस डेवलपमेंट करें, ये सब जो कार्यक्रम पाकिस्तान के आर्मी चीफ करते हैं, ये मैं समझता हूँ कोई डेमोक्रेसी में आर्मी चीफ या सर्विस चीफ नहीं कर पाते हैं जी। तो उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग है। हमें ये सोच लेना कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में ये तब्दीली आ जाएगी, मैं सोचता हूँ कि चलिए आ जाए तो बड़ा अच्छा है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या कोई उम्मीद भी रखी जाए या नहीं। संजय कपूर, ये बताइए फिलहाल कि बहुत जल्द ही अब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है अफगानिस्तान पे, जो कि इत्तेफाक से अमृतसर में है, और वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि वो आएंगे, आधिकारिक तौर पर ये बात हो चुकी है। और ये ऐसे दौर में हो रहा है जबकि सेनाध्यक्ष वहाँ बदले गए हैं। अभी फिलहाल हमने देखा जम्मू में जो हालात हैं, LOC पर जो हालात लगातार बने हुए हैं, यानी कि ये उम्मीद जो है वो खुद नए सेनाध्यक्ष जता रहे हैं। लगातार जो है सीज़ फायर वायलेशन होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि LOC पर वो उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। ऐसे में आप इस घटना से जो अभी ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या उम्मीद करना चाहते हैं? कोई द्विपक्षीय बातचीत की कोई उम्मीद? देखिए, जब है ना सरताज अजीज़ साहब ने ये अग्री किया कि वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो कुछ उम्मीद जागी थी, क्योंकि दोनों तरफ इस बात का, कुछ हलकों में इस बात का एहसास होने लगा है कि इसको डिस्केलेट करा जाएगा। हमारी तरफ से भी काफ़ी बमबारी हो रही है, वहाँ से बमबारी हो रही है, और जो आम आदमी है बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी बात यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका जो पूरा पर्पस था, अगर हुई थी, तो वो भी है ना कुछ हद तक डाइल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा रेड लाइंस क्रॉस कर दी गई कि अब ये नहीं है कि हिंदुस्तान फिर से किस तरीके से रिटेलिएट करेगा। अगर जैसे जो आज हादसा हुआ है जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, तो उसका क्या रिटेलिएशन होगा, या सिर्फ है ना बमबारी चलती रहेगी। तो जब सरताज अजीज़ साहब ने यहाँ पे कहा तो ये उम्मीद जागी कि साइडलाइंस पे कोई चीज़ बातचीत होगी। पर मोहतरमा सुषमा स्वराज की तबीयत ठीक नहीं है, और यहाँ से कोई संकेत नहीं आ रहा कि कोई चीज़ बातचीत होगी। पर लगता यह है कि जयशंकर साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मिले या कोई मिले, क्योंकि आवश्यकता आज की यही है कि बातचीत करके इसको कुछ हद तक ठंडा करना, नहीं तो ये आगे बिगड़ के कुछ और शक्ल ले नहीं, ये सकती भी है। कहा जा रहा है कि भारत दरअसल जानबूझकर ये रूखा बर्ताव करेगा उनके साथ, या करता हुआ देखा जा रहा है फिलहाल कि किसी भी द्विपक्षीय बातचीत का कोई माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान शायद यही डिजर्व करता है ऐसे वक्त में। क्या आपको लगता है जानबूझकर इस तरह का रवैया भारत रख रहा है? ये मैं ना इस पे कहने मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव इशू है, परंतु यहाँ से काफ़ी तल्ख, बहुत ही रफ रिस्पांस रहा है, खासकर क्योंकि डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बार बार बताया गया है कि अगर वहाँ से कुछ भी होगा तो उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर उधर से एक बम आएगा तो हम है ना ज़्यादा बम मारेंगे। तो उसी नीति के तहत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, परंतु हमको ये मन बनाना है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं और उसका क्या असर होगा। और इसी नज़रिए से अगर देखें तो हमें सरताज अजीज़ की जो यहाँ पर यात्रा है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम आपको लगता है इस्तेमाल करना चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी, मैं संजय जी से सहमत हूँ। ये मौका है क्या? मौका मिल सकता है जी, इसको हम एकदम कठोर तरीके से न देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुद्दा है तो अफ़गानिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट की नीतियाँ या पॉलिसीज़ के ऊपर चर्चा हो सकती है, और ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिसमें कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए बातचीत करें। कम से कम कोई बातचीत तो हो दोनों मुल्कों में। क्योंकि खबर तो यहाँ तक जा रही है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं अमृतसर। नहीं, जा तो सकते हैं, जाना संभव भी है, तो संकेत इसमें वो आ रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ होता है, पदक्षेप इस तरह की होती है, तो संकेत इसमें अच्छा होगा। आखिरी 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड। नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है कि कोई किसी तरीके का बायलैटरल टॉक होने का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है और इनको पता है पाकिस्तान को कि भारत फिर से आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा, और भारत को उठाना भी चाहिए। जो अपना ग्लोबल डिप्लोमेसी काउंटर टेररिज्म के लिए भारत जो कर रहा है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हमारी सीमाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और पाकिस्तान को जवाब देना भी, तीनों ही काम करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले हफ्तों में, दिनों में। और हालांकि ये बहुत हैरानी की बात है, यहाँ मेहमानों ने इसे समझाने की भी कोशिश की कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है वो इतना महत्वपूर्ण, इतना वजनदार और इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है सेनाध्यक्ष कि खुद वो प्रधानमंत्री को हटाने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्या वाकई इन सेनाध्यक्ष के बदले जाने से उम्मीद करें कि वहाँ जो सत्ता का संतुलन है वो कुछ बेहतर होगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।